हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर लास्ट यानी कि चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। जो ये बुक है इसमें अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले 69 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना, लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ। ये पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरा, ये प्रश्न भी पूछना जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वो कैसा है। इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं और क्या उन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पता होगा, नीति बोध के मामले में डीपीएस भी प्रमुख है। और अगर ऐसा है तो ये नीति बोध स्वयं में क्या है, हमारे संविधान के पीछे कौन से नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं और इस संविधान की सीमाएं क्या है। संविधान के दर्शन का क्या आशय है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात। इसीलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या फिर राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, लेकिन बहुत से कानून ऐसे भी हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। जैसे कि कोई कानून भाषा या धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच के भेदभाव की मनाही करता है, या फिर अगर हम बात करें अस्पृश्यता के उन्मूलन की या फिर नागरिकता अधिनियम की, तो कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। ये कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं, और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा संबंध है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही हो, और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत भी है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है, इसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक या फिर लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। अगर आपको पता होगा, अधिकार क्या होता है? व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाने वाली गारंटी, दैट इज अधिकार। एंड नागरिकता मतलब किसी देश में रहने के लिए कुछ लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार हो गया, समानता से रिलेटेड जैसे रोजगार का अधिकार हो गया, तो ये उस देश के नागरिकों को मिलते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक यानी कि किसी भी देश में कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, तो उनको कहते हैं बहुसंख्यक। लेकिन जिन लोगों की संख्या कम होती है उनको कहते हैं अल्पसंख्यक। जैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई और जैन, बौद्ध, पारसी आदि अल्पसंख्यक में आते हैं। लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में भी हम जान चुके हैं। लोकतंत्र मतलब होता है वैसे तो जैसे नॉर्मली लोग आम बोलचाल में बोलते हैं लोगों का शासन, लेकिन लोकतंत्र की जो सही अवधारणा होती है जहाँ पर लोगों को अपना नेता चुनने का राइट भी हो और खुद किसी पद पर लड़ने का अधिकार भी हो, वो होता है लोकतंत्र। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ भी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, तथा आगे उनमें कौन से सुधार भी किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है कि मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा।
संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क भी थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं ने तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने के लिए और उनके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। ये बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग भी हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों जैसे विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इसके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है और संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही लेकिन हैसियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच में विरोध पैदा होता है। जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान भी कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत है। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है, न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र की संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी या फिर बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई रहती है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। अगर आपको पता होगा हमारा संविधान अंगीकार कब हुआ था तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम विधि दिवस भी मनाते हैं। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति या समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्यों को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। जैसे कई लोग हड़ताल या फिर प्रदर्शन के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों या फिर योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक सामाजिक ढांचे के खोल से निकल करके अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है।
क्योंकि अगर आपको पता होगा जो भारतीय संविधान है भले उससे कई पढ़े लिखे लोगों ने और वकीलों ने ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे जो संविधान निर्माता थे उसमें ज़्यादातर वकील थे, तो इसीलिए नेहरू ने ऐसा कहा था। लेकिन जो भी मतलब संविधान बना वो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देख करके या फिर वहाँ की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति को देख करके ही बनाया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों के शक्ति पर अंकुश नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, पीछे क्यों बढ़े और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए बात ठीक हो सकती है कि वो पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है, किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें, वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा, क्योंकि तब की परिस्थिति अलग थी और अब की परिस्थिति अलग है। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यह संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन परिस्थितियों में रहते हैं उनमें से कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। मूल्यों, आदर्श और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए हैं। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो, पर हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। संभव है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी कि औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़ती है। इसीलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है, क्योंकि हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि ये उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। अगर आपको पता होगा उदारवादी किसे कहते हैं, जहाँ पर समाज के कल्याण की बात की जाए। लोकतांत्रिक यहाँ यानी कि जहाँ पर जनता अपने नेता को चुने और खुद भी किसी पद पर आसीन होने के लिए अधिकृत हो। और धर्मनिरपेक्ष यानी कि जहाँ पर कोई एक विशेष धर्म का प्रचार प्रसार किसी राज्य में नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। संघवादी यानी कि जहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया जाए, लाइक जैसे केंद्र और राज्यों में देखने को मिलता है 7वीं अनुसूची के तहत। सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, जैसे हमें आर्टिकल 29 एंड 30 में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे वंचित वर्गों से रिलेटेड कुछ प्राधिकार हो गए, लाइक जैसे आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है विधि की समता के तरीके से समानता का अधिकार, एंड आर्टिकल 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ वर्गों के लिए विशेषाधिकार देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 16 में भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन भी देखने को मिलता है आर्टिकल 17 में, और वहीं 21 बात करता है सभी की गरिमा को बचाने की। आर्टिकल 39 बात करता है समान वेतन की और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है 39 का ए। कुछ विशेष वर्गों के उपबंध की बात करता है आर्टिकल 41, और आर्टिकल 42 बात करता है प्रसूति अवस्था में महिलाओं के लिए कुछ विशेष देखभाल की, और 45
शिक्षा के अधिकार, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होता है। इसके अलावा जो हमारा डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी मतलब कई प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में कई प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो उसमें जो आर्टिकल 19 है, उसमें कुछ हद तक निर्बंधन लगाया जाता है कहीं पे भी घूमने आवास के आधार पर, अगर वहाँ पर जनजातीय प्रशासन चलता हो। इसके अलावा अनुसूची 6 और 5 में भी जनजातीय प्रशासन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है, और डीपीएसपी में भी है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज़ और है। संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया था। अगर आपको पता होगा, जो प्रेस की आज़ादी है वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के एक क्लॉज में आता है। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन भी प्रदान करे। इसीलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठती रही, और आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है आर्टिकल 19 में। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 20 में। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी सी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया था। और आपको अगर पता होगा, इसी के बाद असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा। आर्टिकल 21 बात करते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। यह इस बात को भी हम याद रखते हैं कि संविधान को अंगीकार करने के 40 साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। अगर हम आर्टिकल 22 की बात भी करें तो उसमें गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोप या शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे 2 मायनों में अलग है। पहली बात तो हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर आपको पता होगा, आर्टिकल 15 का 4th क्लॉज एंड आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज सामाजिक न्याय की बात करता है आरक्षण संबंधी। इसके अलावा अगर देखे जाए तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में 2019 में EWS यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर समूह है, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ अगर जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, वहाँ पे 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को नहीं मिटा सकता। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। जैसे अगर आपको पता होगा, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण भी। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। अगर आपको पता होगा, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में किए गए हैं, जहाँ पे उनकी भाषा, लिपि आदि को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच अक्सर एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में भी देखते हैं। यहाँ पे कैम पणिक्कर ने कुछ कहा है, इसको जरा पढ़ते हैं। भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। पहली धारा की शुरुआत राममोहन राय से होती है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों पर, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद, के.सी. सेन और जस्टिस राणा डे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की एक ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव न होता। दूसरे, जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी भी बन जाते हैं, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच या फिर गहरी प्रतिद्वंदता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर किसी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता और न ही वांछनीय। इसका कारण ये नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा भाषा भी होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वो बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास भी बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं, जैसे कि आप देखेंगे जनजातीय समुदाय हो गए या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि प्रकार के धार्मिक समुदाय हो गए या फिर कई भाषाई समुदाय हो गए। तो इस प्रकार कई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आपको पता होगा, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धर्मनिरपेक्षता संबंधी सिद्धांत हैं और जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें धर्मनिरपेक्षता की महत्ता को दिखाने के लिए इसे हमारी प्रियम्बल में भी जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक या सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा। हाँ, ये भी मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वो राज्य की नीति में दखल ना दे और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। जैसे आप इसमें दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे एक अकबर भी था, एक औरंगजेब भी था। तो जो अकबर था, अकबर क्या था, धार्मिक सहिष्णु था, तो उसने वैसी कट्टरता वाली नीति नहीं अपनाई थी। तो कहीं ना कहीं वह एक महान शासक के रूप में देखा गया था उस वक्त। और कहीं ना कहीं औरंगजेब की बात की जाए तो उसने धार्मिक कट्टरता को अपनाया था, तो कहीं ना कहीं उसके शासन का जल्दी ही पतन हुआ था। इसी तरीके से अगर शासन में धर्म को दूर रखा जाए तो काफ़ी अच्छा शासन चल सकता है। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के लिए इस मुख्य धारा के नज़रिए का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे ये तक बताने लगते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, वो क्या सहायता देगा? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को ये ना बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वो धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में, राज्य को चाहिए कि वो ना तो धर्म की मदद करे, ना ही उससे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वो धर्म को आधार न बनाए। और पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी क्यों ना हो। भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। और संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग अलग कारण थे। जैसे कि धार्मिक समूह के अधिकार। पहली बात, जैसा कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। जैसे आप नॉर्मली एक एग्जांपल से इसको समझ, जैसे ए वाला है किसी पर्टिकुलर धर्म का, बी वाला है किसी पर्टिकुलर धर्म का, इसको सारी पावर दे दी जाए या फिर इसको ज़्यादा तरजीह दिया जाए या फिर ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो फिर जो बी वाला है कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर मुद्दे एंड विवाद वाली स्थिति हो जाती है। इसीलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात है, धर्म और राज्य के लगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी होती है कि व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अगर नागरिक अधिनियम 1955 नहीं बनता तो क्या लगता है आपको वो अत्याचार निवारण अधिनियम आता जो कि 79 में संशोधित करके लाया गया था। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थान को वो धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की भी मदद कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। ये इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्र और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। भारत में धर्म और राज्य के लगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। ये एक जटिल विचार है जिससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके या फिर ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। ये इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। पहली बात तो ये कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते थे, यानी कि शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है।
क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई थी, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। तीसरे, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार यानी कि ग्रुप राइट्स जैसे कि सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार भी दिया, जिससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई थी। अब हम बात करते हैं सार्वभौम मताधिकार। दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार काफी देर से किया गया था। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजातीय तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक सुशासन का विचार भी पनपा और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा ही एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने वाला पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामले में भाग लेने और सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 साल की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा दिया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की या फिर जिसके माता पिता इस भूसीमा में जन्मे हों या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा को इजहार करती है। संघवाद पूर्वोत्तर से संबंधित आर्टिकल 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है, जो कि आपको अनुसूची 7 में साफ सीधे स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से 3 प्रकार की सूचियों में दोनों की शक्तियां बांट दी गई है, प्रांत और केंद्र की। जैसे कि केंद्र सूची के विषय या फिर राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे या फिर इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। जैसे कि आप विशेष दर्जे के तौर पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टेट्स। अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि अप्रवास पर भी रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे प्रावधानों का लाभ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। हालांकि संविधान में मूल रूप से बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत में एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त भी है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट भी देता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पहचान की। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया। इस संबंध में हम यहाँ पर कुछ बातों पर गौर करते हैं। ऊपर की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बने अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है।
भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई। चाहे कोई, हम इसको एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र का, उसका मराठी भी, मतलब अपने आप को मराठी बोल सकता है, लेकिन अगर उसका जो पासपोर्ट होता है उसमें क्या दिखाया जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई। जैसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में भी बहस में स्पष्ट किया गया, संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है या फिर इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण ये था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। अब हम बात करेंगे प्रक्रियागत उपलब्धि की। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान के आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी है। अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से साफ पता चल जाता है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। ये खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं, बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तौलकर परखने के लिए तैयार है। इससे भी पता चलता है कि संविधान निर्माता सहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज़ का सौदा कर लिया जाए तो ये समझौता बुरा है, लेकिन अगर स्वार्थ के आधार पर ना किया जाए तो अच्छा है। जैसे हम इसमें पूना पैक्ट देख सकते हैं। जैसे जो भीमराव अंबेडकर थे, तो जब मतलब पूना पैक्ट से पहले क्या हो रहा था कि दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की जा रही थी, जिसका गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया था। तो उन्होंने यहाँ पर आरक्षण के लिए मंजूरी के लिए कहा था कि आप आरक्षण ले लो जितना चाहिए, लेकिन ये जो कम्युनल अवार्ड वाली चीज़ है इसे ना करो, नहीं तो देश बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। तो फिर वहाँ पर जो समझौता हुआ था वो किसी भी स्वार्थ से परे था, और कहीं ना कहीं मतलब जो स्वार्थ रहा भी होगा, वैसे तो स्वार्थ नहीं था उसमें, क्योंकि दलितों के उत्थान की बात की जा रही थी। तो फिर उसमें क्या था कि वो चीज़ एक समझौता, जो कि सकारात्मक समझौता हम उसे मान सकते हैं, पूना पैक्ट। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और ये सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है, तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए। ये दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना कहाँ पे होती है। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं, इसमें से 3 पर यहाँ पर संक्षेप में चर्चा की जाएगी। ये संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, इसकी ऐसी आलोचना होती है। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए सच नहीं है, जहाँ संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता है, जिसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य या कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, संवैधानिक हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्य, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद है। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फ़र्क करें। इसमें एक को हम चाहे तो आवाज़ कह सकते हैं और दूसरे को कह सकते हैं राय।
नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी कि राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। ये कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपना व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए थे। क्या ये संयोग मात्र है? आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान के लिए अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है। यह अम्बेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है। ये प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। एक अंतिम आलोचना ये है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं। अब कई लोग क्या बोलते हैं, हमारा संविधान क्या है? भानुमति का पिटारा, यानी कि अलग अलग देशों से इसमें अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं और इसका तो कुछ है ही नहीं, इस टाइप की राय लोग रखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम देखें तो 1935 के जो प्रावधान थे सबसे ज़्यादा संविधान में वहीं से प्रावधान लिए गए। साथ ही साथ जैसे अगर ब्रिटेन का विधि का शासन लिया गया तो फिर वहीं अमेरिका का न्यायिक समीक्षा वाला पैटर्न भी लिया गया था। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं एकदम नकल है। मतलब भारत ने अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति या फिर राजनीतिक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार संविधान को अपनाया था। यह आरोप कितना सच है? ये बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो ये कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया, बल्कि उसे आत्मसात भी किया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन राय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत की थी और आज भी यही प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी कि सन 1841 में ही बात जाहिर हो गई थी। उत्तर भारत के लिए तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ जोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देशी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी संस्कृति व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप में बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इन बातों का यह मतलब नहीं है कि भारत का संविधान हर तरीके से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए इस बात की स्वाभाविकता है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे भी रह जाएंगे। ऐसी बातें बच जाएं जिनसे पुनरावलोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसले, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात स्पष्ट हो जाती है कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंडों में क्यों डाल दिया, जैसे समान वेतन का अधिकार हो गया।
संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर दें। इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती है। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में दृष्टि रूपायित हुई थी। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि या फिर संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है, क्योंकि आपको अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें सबसे पहले तो संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत पता चलता है, हम भारत के लोग। फिर उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, साथ ही साथ एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि के जैसे नैतिक मूल्य भी विद्यमान है। इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी है। इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया। इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ है। अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को पहली बार। इस तरह जनता स्वयं अपनी नियति की नियंता है और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति भी होती है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मतभेद विभिन्न है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत सी समस्याएं और कमियां भी हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता या फिर आम नागरिक से पूछे तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता की भावना, जो कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि या दर्शन में ये साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो मुझे लगता है आप चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप इन पर आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधि मूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर का कारण बताएं। भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आप इस पर आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के दो रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने के बजाय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए, ये स्पष्ट नहीं है? आपके जानते सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? या फिर आपके विद्यालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया? आप इस पे अपनी राय रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लासेस से अपडेट रहेंगे और साथ ही साथ आपको PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।